आप देख रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ, जिसको जनरली लोग नहीं ऑब्जर्व करता है। सारा ठीकड़ा फूटता है कहाँ? डॉक्टर के सर पे कि आप सिजेरियन कर दी। ये एक आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया कि ये हवा चल गया है। आपका लाइफस्टाइल अगर गड़बड़ है तो वो आपके पूरे शरीर के सिस्टम को प्रभावित करता है। बायोलॉजिकली या मतलब एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर भी अगर मैं इसे देखती हूँ तो ये बहुत बड़ा अपराध है कि लड़कियां जो होती है रोती और सिसकती अच्छी नहीं लगती, लड़कियां दहाड़ती अच्छी लगती, कि लोगों को लग रहा है कि डॉक्टर्स खुद के लिए सिजेरियन कर दे रहे। ऐसा कुछ नहीं है साहब, आज आपका नॉर्मल होगा, कल आप घर जाओगी। नमस्कार, रियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। रियल न्यूज़ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में एक बार फिर मैं सत्येंद्र नाथ वर्मा और मेरे साथ हैं मोतिहारी शहर के मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीमती हीना चंद्रा। तो आज हम इनसे बात करेंगे स्त्री रोग विशेषज्ञ से। स्त्री रोग में जो भी बीमारियां होती हैं उनके बारे में हम इनसे राय लेंगे और क्या होता है उस रोग में और उसका निदान क्या होता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियल न्यूज़ के कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में। धन्यवाद। और पूरे चैनल और पूरी टीम को और वर्मा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का आपने मुझे अवसर दिया। मैडम, सबसे पहले सवाल एक जो आ रहा है वो सवाल है कि स्त्री रोग एज ए स्त्री रोग विशेषज्ञ आप जरा इसको डिफाइन करेंगे, स्त्री रोग होता क्या है? देखिए, हमारे इस पृथ्वी पर कहते हैं कि ब्रह्मा के बाद किसी को सृजन का अगर दायित्व दिया गया है तो माताओं को दिया गया है, हमारी महिलाओं को दिया गया है। तो सृष्टि के निर्माण का दायित्व हमारी महिलाओं को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बोथ मेल एंड फीमेल दे आर द डिफरेंट स्पीशीज। हम लोग सिर्फ यही जानते हैं, कोई जात कोई पंथ कुछ नहीं, सिर्फ पुरुष और सिर्फ महिला हमारे देश में, हमारे विश्व में और इस धरती पर बस यही है। तो महिलाओं का जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर होता है दैट इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द मेल पर्सन। तो उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें सृष्टि के निर्माण की व्यवस्था बनाई गई है। तो उस व्यवस्था से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। दो तरह का होता है, जैसे एक को कहते हैं गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक को कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम। ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम्स वो होता है जो कि बच्चे के जन्म से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो ऑब्स्टेट्रिक्स में आता है। जैसे थ्रू आउट द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम्स है दैट इज ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो भी उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जिस तरह का भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर कोई प्रॉब्लम होता है या उनके यूट्रस में किसी तरह की बीमारी होती है, ट्यूमर होता है, फाइब्रॉइड होता है, लिकोरिया की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, अनहाइजेनिक सिचुएशन के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ये सारा गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आता है। तो ये दो तरह की समस्याएं हैं। एक तो हो गया कि बच्चे के जन्म से रिलेटेड जिसको ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम्स कहते हैं। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पेशेंट एंटीनेटल केयर के लिए आती है तो उसको ऑब्स्टेट्रिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। उस दौरान जो समस्याएं होती है, समस्याएं हजार हैं। देखिए, इसको गिनती करना आसान नहीं है, बहुत सारे अलग अलग विषयों में इसको हम लोग बांट करके पढ़ते हैं। उसमें बहुत सारी बीमारियां भी आती है। बच्चे के जन्म के दौरान भी पेशेंट्स में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न होते हैं। ये सारा हम लोग ऑब्स्टेट्रिक्स में पढ़ते हैं। उसको हाइपरटेंशन होता है जिसको बीपी का प्रॉब्लम कहते हैं, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, बहुत को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है जिसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम कहते हैं। तो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। उसको बहुत सारे पेशेंट्स में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन और या मोस्ट ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन आई मस्ट से दैट इज एक्लैम्प्शिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, मरीज का बदन जो होता है वो सूज जाता है, दैट इज कॉल्ड स्वेलिंग ऑफ द एंटायर बॉडी, इनफैक्ट पेडल एडिमा, पैर का सूजन हो जाता है। पेशेंट को कन्वल्शंस होने लगते हैं, जिसको ठेठ भाषा में अगर कहा जाए तो चमकी का अटैक आने लगता है। बार बार फिट्स आते हैं, कन्वल्शंस आते हैं और उसके बाद ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई हो जाता है। ये सब इमरजेंसी सिचुएशन है, इमीडिएट हम लोग को टेकअप करना होता है वैसे पेशेंट्स को। और थ्रू आउट 9 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं और इन चीज़ों के बारे में हम लोग ऑब्स्टेट्रिक्स में पढ़ते हैं। गायनी के बारे में मैंने बताया कि उसमें अगर कोई बीमारी अगर है, डिलीवरी को छोड़ दें, उसके अलावा जेनाइटल प्रॉब्लम है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम है, तो दीज आर ऑल रिलेटेड विद द गायनेकोलॉजिकल इश्यूज। मैडम, अभी आपने जो बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान ये ब्लड प्रेशर का बढ़ना, डायबिटीज़ का बढ़ना, ये बड़ा आम
बात है इसमें। साथ में ये भी देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के पीरियड में थायराइड की भी समस्या बढ़ जाती है, इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, समस्याएं अभी के वर्तमान परिवेश में काफ़ी समस्याएं हैं। पहले शायद हम सुना करते थे कि किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है। दीज आर ऑल रिलेटेड विद द क्लाइमेटिक कंडीशन, व्हाट यू ईट, द टाइप ऑफ डाइट यू आर टेकिंग, ये सारा चीज़ जो है उससे रिलेटेड है। हाँ, लाइफस्टाइल जो है वो पूरी तरह चेंज हो चुका है। वी आर वेरी मच, ये हम लोग जो है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से जुड़ चुके हैं कि हम लोग रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी जंक फूड आइटम्स है, इन चीज़ों को के प्रति लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है। पुअर फूड हैबिट्स। हाँ, फूड हैबिट, डाइटरी हैबिट जो है बहुत गड़बड़ हो चुका है। क्लाइमेटिक कंडीशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में भी काफ़ी पोल्यूशन हो चुका है। लाइफस्टाइल भी बहुत गड़बड़ है बाहर में, यहाँ पे बिहार में तो थोड़ा कम, लेकिन अगर बाहर हम लोग देखते हैं, मेट्रोपॉलिटन्स पे देखते हैं, इवन लेडीज़ आर वेरी मच एडिक्टेड टू अल्कोहल एंड सिगरेट एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं आपका लाइफस्टाइल अगर गड़बड़ है तो वो आपके पूरे शरीर के सिस्टम को प्रभावित करता है इन वन और दी अदर वे, किसी न किसी रूप में आपको प्रभावित वो करेगा ही करेगा। तो जहाँ तक थायराइड की बात है, ये क्या है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस है और ये भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। और एक चीज़ और है, जैसे कि थायराइड का जो नॉर्मल लेवल होता है, जो जनरल पॉपुलेशन में जो नॉर्मल लेवल होता है, उससे कम आपके प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है, हम लोग कहते हैं कि 3 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेवल जो है 3 के अंदर ही होना चाहिए, 1 से 3 के बीच में ही होना चाहिए। लेकिन अगर उसके ऊपर 5, 5.5 तक रहता है तो वो नॉर्मल है, नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए। लेकिन प्रेग्नेंट लेडी शुड नॉट बी मोर देन 3। तो ये चीज़ें हैं। तो बाद में ये खत्म ही तो हो जाता होगा। मतलब अगर आप डिलीवर कर चुके बेबी को, तब अगर 3, 3.5 है तो दैट इज़ नॉर्मल। तो जैसा आपने बताया मैम, थायराइड की जो समस्या होती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो बाद के दिनों में ये ठीक भी हो जाती है। मैंने बताया ना कि वो लेवल का अंतर आता है प्रेगनेंसी और नॉन प्रेग्नेंट केसेस में, तो वैसा होता है। और ऐसे तो थायराइड जनरल पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसको भी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके और ऑन मेडिसिन हम लोग रहते हैं और बहुत चीज़ों से परहेज करते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो हम लोग प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा करते हैं, तो बहुत हद तक इन चीज़ों को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। एक सवाल और है मैम कि कानूनन तो ये अपराध है कम उम्र में बच्चियों की शादी करना, तो ये एक सामाजिक अगर बंदिश है, तो इसके साथ क्या ऐसा भी है कि बायोलॉजिकली जो बच्चियों की जो शादी होती है कम उम्र में, तो उसका भी तो असर पड़ सकता है उनके जेनिटल ऑर्गन्स पे कम उम्र में अगर शादी होती है? तो एक तो सामाजिक बंधन तो है ही, चूँकि काफ़ी होता रहता था। ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज जो है ऐसे भी हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड है। अब ऐसा करना बिल्कुल ही कानूनन अपराध है। और इसको केवल सामाजिक तौर पर ही ना देखें, इसको अगर हम बायोलॉजिकली या मतलब एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर भी अगर मैं इसे देखती हूँ, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। एक बच्ची जो है, ऐसा नहीं है कि द मोमेंट शी अटेन्स हर प्यूबर्टी, द मोमेंट शी अटेन्स हर मेंस्ट्रुअल साइकिल, द मोमेंट शी स्टार्ट हर मेंस्ट्रुएशन, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होगी। बिकॉज सेल जो होता है बॉडी का, हम सब एक सेल से बने हुए हैं, उसमें एजिंग प्रोसेस होता है और उसका एक सर्टन पीरियड आता है, तब जाके धीरे धीरे वो बढ़ता है। मतलब हर चीज़ का एक एजिंग प्रोसेस होता है। तो बोथ मेंटली एज वेल एज फिजिकली हम नहीं कह सकते एक 13 साल की बच्ची उतना मैच्योर है टू कैरी हर बेबी। तो ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट यूट्रस हो या उसका जेनिटल ऑर्गन्स हो या जो भी हो, दैट इज नॉट मैच्योर्ड इनफ टू कैरी अ बेबी या टू ब्रिंग बर्थ टू अ बेबी। ये बहुत गड़बड़ चीज़ है। तो मैं इसको कहूँगी कि ये सच में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और सरकार अगर कुछ कर रही है तो ये गलत कहीं से भी नहीं है। बच्चियों को उसके जीने का अधिकार मिलना चाहिए। बच्चियों को भी वो हक होना चाहिए कि वो जब तक पूरी तरह मैच्योर ना हो जाए, वो अपना अच्छा और बुरा सोचने लायक ना हो जाए। कहते हैं ना कि एक यूपीएससी क्रैक करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। और ग्रेजुएट होने के लिए आपको पहला, दूसरा, तीसरा, 12वां पढ़ लीजिएगा। आप इंटर कर जाइएगा तो ग्रेजुएशन में नाम लिखाएगा।
और ग्रेजुएशन कर जाइएगा, उसके बाद आप बैठिएगा यूपीएससी क्रैक करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको एक डिस्ट्रिक्ट चलाना है, आप प्रशासनिक पदाधिकारी बनेंगे। तो क्या एक समाज चलाने के लिए, एक परिवार चलाने के लिए महिलाओं को उतना मैच्योर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए बोथ मेंटली एज वेल एज फिजिकली। और एक और बात मैं कहूँगी कि लड़कियों को भी पूरा अधिकार है कि वो अपना शिक्षा पूरी तरह से ग्रहण करें, और उसमें वक्त लगता है साहब। ऐसा नहीं होता है कि आज बस एक लड़कियां केवल बच्चे पैदा करने की मशीन तो है नहीं। मैं कल ही गई थी एक ये माध्यमिक विद्यालय यहाँ पे मंझार तुर्कोलिया। मैंने वहाँ पे बोला, मैंने एक शब्द बोला था कि लड़कियां जो होती है रोती और सिसकती अच्छी नहीं लगती, लड़कियां दहाड़ती अच्छी लगती हैं। और लड़कियां तभी दहाड़ेंगी जब वो शिक्षित होंगी, और शिक्षित होंगी तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। तो उसके लिए उसको भी उतना समय दो ना, कि जितना बेटे से करते हो उतना बेटी से भी प्यार करो, उसको भी उतना ही आगे बढ़ाओ। तो इसके लिए आपको बराबर का हक अगर हमारी सरकार भी हमें देती है, और इतना ही नहीं, आपका समाज, आप ये मकान बना लीजिएगा ईंट पत्थर जोड़ के, वो घर नहीं बनने वाला है जब तक गृह लक्ष्मी घर में नहीं आएगी। तो उस गृह को चलाने वाली भी उतनी मैच्योर होनी चाहिए, बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली। एक्चुअली हमने भी देखा था कहीं वो सर्वे रिपोर्ट में कि बच्चियों की शादी जो कम उम्र में होती है उसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा। तो इसको अवॉइड करने के लिए ज़रूर डॉक्टर साहब ने जो एडवाइस किया है, कम उम्र में कम से कम बच्चियों की शादी ना की जाए। और अंत में एक सवाल है मैडम, लेकिन बड़ा चुभता हुआ सवाल है, वो आपका काम है करना। मेरा बड़ा चुभता हुआ सवाल ये है कि हम लोग अमूमन देखते थे कभी भी नॉर्मल डिलीवरी होती थी, चाहे मेरे घर में हो, पास पड़ोस में हो, कहीं भी हो, एक हवा सी चली गई है अभी कि भाई हर जगह सिजेरियन का, ये क्या चक्कर है इसका? देखिए, आपने बोला पहले ही कि ये चुभता हुआ सवाल है, लेकिन मुझे ये सवाल नहीं, बिल्कुल भी नहीं चुभ रहा, क्योंकि मैं बहुत ही सलीके से इसका खंडन करूंगी। देखिए, मैं सबका एक्सेप्शंस कैन नेवर बी मेड अ रूल। अगर अपवाद होता है तो उसको हम रूल नहीं बना सकते हैं, लेकिन मैं खुद की भागी हूँ, मैं अपने बारे में कह सकती हूँ। मेरे यहाँ जितने भी पेशेंट्स भर्ती हैं हमारे यहाँ, आप पूछेंगे, मैंने देखा है। और हाँ, सिजेरियन और नॉर्मल का जहाँ तक बात है, देखिए प्रॉब्लम कहाँ होता है, ईश्वर ने सिर्फ एक ही रास्ता बनाया बच्चे के जन्म का, और वो नॉर्मल डिलीवरी था, वो सिजेरियन नहीं था। लेकिन विद द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी डेवलप्ड अनदर प्रोसीजर जिसको एब्डोमिनल डिलीवरी कहते हैं, जिसको सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं। पहले क्या, आपने कहा कि पहले हुआ करता था, हर घर में 10-12 बच्चे हुआ करते थे, 5 जीते थे, 6 मर जाते थे, कोई उसका लेखा जोखा रखने वाला नहीं था। कितनी महिलाएं, पता नहीं कितनी महिलाएं 5 बच्चों को जन्म दी, 6 को दी, उसके बाद खुद भी मर गई अगले में, उसको भी कोई देखने वाला नहीं था। बट इन द प्रेजेंट सिनारियो द सीन हैज़ ऑलरेडी चेंज्ड। अभी क्या है कि मुश्किल से 1, 2 या 2 बहुत ज़्यादा होता है तो 3, इससे ज़्यादा डिलीवरीज लोग नहीं प्रेफर करते हैं। मतलब जो भी शिक्षित वर्ग के लोग हैं, ये बदलाव आया, अमूमन ये बदलाव तो आया है। अब मैं बता रही हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि लाइफस्टाइल पूरी तरह चेंज हो चुका है। मैं जब गई थी यहाँ बाल गंगा के साइड में, मैंने बहुत सारे कैंप्स किए, मेडिकल कैंप। मैंने देखा कि जब कैंप में मैं गई तो वहाँ पे मैं निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श देती हूँ। वहाँ पर महिलाएं सर पर पुआल रखी हुई हैं, एक बच्चा गोद में है, 2 बच्चे बस बगल में चल रहे हैं, और एक 8 महीने का बच्चा पेट में भी है, ठीक है, और एक बड़ी बच्ची भी है, वो भी साथ में चल रही है। और उस महिला को वो रोटी बना के उठेगी, उसको वहीं डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है, ये भी मैं जानती हूँ। लेकिन द पीपल, द लेडीज या जो भी हैं, अभी के जो लोग हैं, दे हैव बिकम वेरी मच सोफिस्टिकेटेड। उसका लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। अभी जो है खान पान बिल्कुल बदल चुका है, और क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो चुका है। आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रही हैं महिलाएं। और मैं बताऊं कि खान पान में भी जो अनाज है, या कोई ऐसा फल हो, या कोई ऐसा मतलब जो फल होता है, वो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में आपको एक भी पपीता या एक भी आम बिना कार्बाइड का पकाया हुआ मिलेगा। और कोई भी सब्जी ऐसा नहीं है जिसमें कि आपको ये क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड नहीं है। तो
ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को डैमेज करती हैं। मामूली सा एक एप्पल लीजिए आप, और उसको आप चाकू से ऐसे करके आप खरोचना शुरू करें, उसके ऊपर से वैक्स निकलेगा। ये बहुत ही मतलब जनरल सी बातें हैं, और ये देखने की चीज़ें, ये ऑब्जर्वेशन की चीज़ें हैं जिसको जनरली लोग नहीं ऑब्जर्व करता है। सारा ठीकड़ा फूटता है कहाँ? डॉक्टर के सर पे, कि आप सिजेरियन कर दी। ये एक आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया कि ये हवा चल गया है। हवा बिल्कुल नहीं चला। आज के डेट में भी जिसको नॉर्मल होना होता है उसको कोई नहीं रोकता है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू द एंटायर पब्लिक थ्रू दिस रियल न्यूज़ चैनल कि देयर इज नो मेडिसिन मेड जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लेबर पेन जो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है उसको रोक सके। नहीं रुकता है वो दर्द रोक के नहीं रुकता है। ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिसके बच्चे वो गाड़ी से चले हैं, फ़ोन करते हैं मैडम हम पहुंच रहे हैं, पता चलता है आधे रास्ते पहुंचे जीप में ही बच्चा हो गया। उसको कौन रोकता है? लेकिन हम लोग का जो सेंटर है यहाँ पर वैसे पेशेंट ज़्यादा आते हैं। पहला देखिए स्थिति कैसी हो गई है, मैं बता रही हूँ। गांव के जो मरीज़ हैं वहाँ पर सबसे पहला उसका मैनिपुलेशन जो होती है वहाँ की लोकल दाई, हाँ लोकल लोग जो होते हैं वो लोग करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो महिलाएं जो हैं वो स्वयं बन जाती हैं डॉक्टर्स। घर की महिलाएं पहले तो पेट वेट पता नहीं क्या क्या करती हैं, उसको ऐसे मैनिपुलेट करना शुरू करती हैं, वहाँ पे फंसता है। फिर लोकल सेंटर्स पे चले जाते हैं लोग, वहाँ भी अनड्यूली इतना ज़्यादा मेडिसिन देते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो जाता है, बच्चे फंस जा रहे हैं। उसके बाद जब सिचुएशन बिल्कुल बद से बदतर होता है, पीएचसी रेफरल्स में जाते हैं, और वहाँ से जब स्थिति और ख़राब होती है किसी लोकल सेंटर पे जाते हैं। जब सिचुएशन एकदम ख़राब हो जाता है तब अंत में यहाँ पे लदा के टंगा के यहाँ आते हैं। ठीक है, वैसे सिचुएशन में मैं जब भी ऑपरेशन करती हूँ, हमारे अटेंडेंट्स लोग, पेशेंट्स जो एडमिटेड हैं उनके अटेंडेंट्स से बात अगर आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जिसका मैं ऑपरेशन करती हूँ और एक अटेंडेंट ऑपरेशन थिएटर में जाके नहीं देखता है। मैं बताती हूँ कि आप देखो इंटरनल सिचुएशन आके, क्योंकि सच में ये हवा चल चुका है। लोगों का इतना ज़्यादा विरोध हम लोगों के प्रति हो गया, इतनी बायसनेस समाज में है कि लोगों को लग रहा है कि डॉक्टर्स खुद के लिए सिजेरियन कर दे रहे। ऐसा कुछ नहीं है साहब, आज आपका नॉर्मल होगा कल आप घर जाओगे। 9 दिन रख के हमारा भी हेडेक होता है, 8 दिन 9 दिन जो हम लोग रखते हैं पेशेंट्स को सिजेरियन के बाद, वो कम प्रेशर नहीं होता है। पोस्ट सिजेरियन भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कितने पेशेंट्स एक्यूट रीनल फेल्योर में चले जाते हैं, हम मिनट मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो हमारे लिए भी बहुत टेंशन का बात है। नॉर्मल जिसको होना होता है बिल्कुल होता है। और मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, मैं जब भी सिजेरियन करती हूँ मैं पेशेंट के एक अटेंडेंट को ज़रूर बुलाती हूँ इंटरनली देखने के लिए कि आप देखो कि आपके बच्चे का ये सिचुएशन था। मैं बोलूँगी तो शायद आप भरोसा ना करें, क्योंकि होता है ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप प्रत्यक्ष देखें। बहुत बार बच्चे इतना प्रेशर में रहते, इतना दवाइयाँ चल चुका होता है ना पहले से ही, कि बच्चे पेट में ही स्टूल पास कर देते हैं। वो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को बच्चे को बचाने के लिए भी उसको निकालना पड़ता है। तो देखिए ये सब सिचुएशनल होता है। सीधे कह देना कि केवल सिजेरियन हो रहा है, ये एकदम गलत है। और कहीं ना कहीं हम डॉक्टर्स जान बचाने के लिए बैठे हैं। हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि बच्चा या जच्चा, पेशेंट, लेडी पेशेंट और द बेबी, दोनों में से कोई को नुकसान हो। पहले ये नहीं हुआ करता था, बिकॉज ऑप्शन वॉज नॉट देयर नो। तो उस वक्त क्या होता था, किसी की जान जाए किसी को परवाह नहीं थी, चाहे बच्चा जाए या जच्चा जाए। लेकिन अब हम लोग इस चीज़ के लिए बाउंडेड हैं दैट वी हैव टू सेव द लाइफ ऑफ बोथ द बेबी एंड द मदर। तो इस चीज़ के लिए अगर हमें सिजेरियन का सहारा लेना होता है तो हम लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, हम दोनों को सुरक्षित करें ये भी सुनिश्चित करना है हमें। तो बस यही सारी बातें हैं। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं छुआ, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये मुझे पब्लिक के सामने रखने का अवसर मिला आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद आपको। मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बड़ा क्लियरली आपने बताया कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है और होता है आज के डेट में, बिल्कुल नॉर्मल में और सिजेरियन में। लेकिन एक जनरल नोशन है कि भाई हर डॉक्टर के यहाँ पहले प्रेफर किया जाता है सिजेरियन को। तो इस चीज़ को बड़ा अच्छा आपने डिफाइन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी जानकारी आपने दी है हमारे रियल न्यूज़ के माध्यम से हमारे दर्शक को, हमारे व्यूवर्स को, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ। मैं आ रहा हूं प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को रात 9 बजे।
खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायी जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।